हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका वो 6th क्लास का टॉपिक है और ये 10th चैप्टर है हमारा। इससे पहले हमने 9 चैप्टर तक डाल चुका है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको वहाँ पे जाकर के सारी वीडियो मिल जाएगी। यदि आप चैनल को देखना चाहते हैं तो चैनल ये रहा हमारा। इस चैनल पे आपको सारी वीडियो डाल दी गई है। अभी 7th वीडियो इस पे अपलोड हो चुका है। 8 वीडियो जो है आपको कल सुबह मिल जाएगा और जो 9th वीडियो है वो आपको कल परसों तक आ जाएगी। आइए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज के टॉपिक में हमारा कहता है क्या, यहाँ पे कह रहा है आज के टॉपिक में कि हमें क्या बताती है प्रशस्तियाँ। तो हम आज के टॉपिक में बात करेंगे प्रशस्तियों के बारे में। कह रहा है कि दरअसल अराबिदु गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो यहाँ पर बात आ रहा है क्या, यहाँ पर आ रहा है ना कि जो समुद्रगुप्त है वो समुद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने जा रहा है। कह रहा है कि इसकी भूमिका अदा करने जो जा रहे थे वो समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदा एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अब बात यहाँ पर आती है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है। तो वो हमें मिलती है अशोक के अभिलेख से मिलती है। अशोक के अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। कह रहा है कि इसके ऊपर बहुत ही लंबे खुदे हुए अभिलेख मिल जाते हैं। इस प्रकार के जो अभिलेख थी इसकी जो रचना की गई थी वह हरिसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो हरिसेन के द्वारा इस प्रकार के अभिलेख की रचना की गई थी। यहाँ पे कह रहा है कि ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो हरिसेन के द्वारा जो इस प्रकार के अभिलेख लिखे गए थे इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियों लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि तुमने अध्याय 9 में गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर भी प्रशस्ति का इस्तेमाल बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है। किसके लिए? तो गौतमीपुत्र श्री सात करने के लिए यहाँ पर प्रशस्ति का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया था। गुप्त काल का मतलब होता है जब गुप्त वंश की स्थापना होती है तो उस समय प्रशस्ति का काफी बड़ी मात्रा में उपयोग देखने को मिलता है। यहाँ पे कह भी रहा है, क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात करें तो कहता है कि आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां यह हमें क्या बताती है। कहता है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। अब समुद्रगुप्त के अंदर जो उसके लिए प्रशस्ति लिखी गई थी तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो उसके बारे में बताया गया है कि यह एक योद्धा था। योद्धा मतलब होता है लड़ाई करने वाला। इसके साथ इसमें बताया गया है कि वह एक विद्वान था। इसके साथ इसके बारे में बताया गया है कि वह एक कवि भी था। और इस रूप में इन तीन रूपों में उसकी प्रशंसा की गई है। कहता है यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है जो समुद्रगुप्त के बारे में बताने का काम करता है। कह रहा है योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कठोर कुल्हाड़ियां, तीरों, भालों, बर्छे, तलवार, लोहे के गदाओं, नोकीले तारों और अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ से घाव से घिरा हुआ हो, उसको विभिन्न प्रकार के घाव हो चुके हों शरीर के ऊपर, ऐसे अलंकृत से घिरा हुआ व्यक्ति को यहाँ पर युद्ध समुद्रगुप्त कहा गया है। यहाँ पे कह रहा है आगे कि अगर तुमने चित्र 7 पेज नंबर 105 को गौर करके देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से और पूर्वी समुद्र तट के एक एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह यहाँ पर बैगनी और नीले रंग के भी देखने को मिल जाते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में कि क्या बताना चाहते हैं। तो ये रहा आपके पास सामने इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण पिक्चरों के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मानचित्र है इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया। हरिसेन चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है कि हरिसेन के चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों, तो राजाओं और नीतियों के बारे में बताया गया है।
कह रहा है कि मानचित्र हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो हम यहाँ बात करेंगे हरे रंग के क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आप हरा रंग देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो हरा रंग देख रहे हैं, इस हरे रंग को ऑक्युपाइड किसने किया था? तो इस हरे रंग को जो ऑक्युपाइड किया गया था वह समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा इसको ऑक्युपाइड किया गया था। यहाँ पे कह रहा है क्या? तो ये आर्यवर्त के उन 9 शासकों का था। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यह जो एरिया है वह समुद्रगुप्त के द्वारा 9 राजाओं को हरा करके किया गया था। तो 9 राजाओं को हराया था और इस एरिया को कहा गया था आर्यवर्त कहा गया था। आर्यवर्त का नाम दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो नीचे के आप जो देख रहे हैं लाल बिंदु, ये पूरा का पूरा जो लाल बिंदु आप देख रहे हैं, ये पूरा पूरा लाल बिंदु के ऊपर भी समुद्रगुप्त ने इनके ऊपर शासन किया था। समुद्रगुप्त ने, लेकिन समुद्रगुप्त के द्वारा इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि ये अपना राज्य खुद ही चला सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें कहता है, क्या कहता है कि पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गण और संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और इनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित भी हुआ करते थे। तो देखो ये कह रहा है बैगनी रंग का ये वाला पार्ट जो आप पूरा पूरा देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट के अंदर जो आपका इलाका है वह कई प्रकार के यहाँ पर जनपद भी देखने को मिल जाते हैं और महाजनपद भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आंतरिक राज्य मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इस पूरे के पूरे इलाकों के अंदर समुद्रगुप्त के द्वारा अपना शासन स्थापित किया गया था। और शासन स्थापित करने के द्वारा ये भी कहा गया था कि ये जो क्षेत्र हुआ करते थे, ये क्षेत्र राजा के लिए उपहार लाने का भी काम करते थे। उपहार लाने का काम किया करते थे। इसमें कह रहा है, क्या कहता है कि ब्रह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, इसमें संभवतः कुषाण और शक वंश के लोग रहा करते थे। तो कुषाण और शक कहाँ रहा करते थे? तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका, इसे मैं रेड कलर से कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ये जो इलाका था, इस इलाके में कुषाण और यहाँ पर शंक लोग रहा करते थे। एक बार देख लेते क्या कह रहा है, कुषाण और शक लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो इन दोनों का शासन इन क्षेत्रों पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कहता है, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का वायदा किया था। उनसे कहा गया था कि यदि आप इनके ऊपर राज्य करते हैं तो ये हम आपके साथ शादी कर लिया करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। मानचित्र में प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो कौन कौन सा ढूंढना है आपको? प्रयाग ढूंढना है, उज्जैन ढूंढना है और पाटलिपुत्रा ढूंढना है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो ये रहा प्रयाग, ये रहा आपका दूसरा क्या था? दूसरा ये रहा आपका पाटलिपुत्रा और तीसरा था आपका प्रयाग के बारे में। प्रयाग हो गया। उज्जैन, उज्जैन देखा जाए तो ये रहा आपका उज्जैन। तो ये कुछ इलाके ऐसे थे जो समुद्रगुप्त के प्रमुख नगरों के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। कह रहा है कि आर्यवर्त और दक्षिणापथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में अंतर था। तो आर्यवर्त किसको कहा गया था? तो आर्यवर्त का जो इलाका है, इन्हें कहा गया था आर्यावर्त कहा गया था। आर्यावर्त, ठीक क्लास। और नीचे की ओर जो रास्ता जाता है इसे कहा गया था दक्षिणापथ कहा जाता है। दक्षिणापथ कहा जाता है। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण का रास्ता होता है। दक्षिण का रास्ता होता है। आइए बात करते हैं, कहता है वंशावलियों के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि 58 ईसा पूर्व प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा समुद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों के ऊपर विजय के प्रतीक के रूप में इस संबंध की स्थापना किया था और विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि को धारण किया था। तो यहाँ पर ध्यान देना कि समुद्रगुप्त द्वितीय के नाम से यहाँ पर विक्रम संवत की स्थापना की गई थी।
विक्रम संवत की जो स्थापना की गई थी वह शक को हराने के बाद किया गया था। कहता है कि अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताने का काम करती है। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा दादा पिता और माता के बारे में बताने का काम करती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जो समुद्रगुप्त की जानकारी दी जा रही है, समुद्रगुप्त के अंदर माता और पिता इन दोनों का ही क्या था, तो इन दोनों का ही महत्व देखने को मिल जाता है इनके ग्रंथ में। कहता है उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और माता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो समुद्रगुप्त के पहले जो फादर थे, उनके जो पिता का नाम था, उनके पिता का नाम क्या था, तो उनका नाम था चंद्रगुप्त नाम था, जो इसके पहले शासक माने जाते हैं, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि को धारण किया था। तो समुद्रगुप्त के पिताजी ने क्या किया था, तो महाराजा धीराज की उपाधि को धारण करने का काम किया था। अब इन्होंने जो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, कहता है कि समुद्रगुप्त की ये उपाधि धारण की थी, उसने दादा और परदादा का महाराज के रूप में उल्लेख किया गया है। इससे ये आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। तो इस वंश के महत्व के बढ़ने के कारण यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नाम के आगे और पीछे विभिन्न प्रकार की उपाधियों को धारण करने का काम चालू किया था। आइए देखते हैं, कह रहा है कि इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा धीराज और राजा महाराजा ऐसे चीजों के रूप में आपको दिखाना है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे समुद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चल जाता है कि वह किस प्रकार के काम करते होंगे। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासन को परास्त किया था। कह रहा है कि बाद में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था, जिसमें कुछ के बारे में जानकारी हमें अध्याय 11 में मिलेगी। तो अभी तक हमने अध्याय 11 बनाया नहीं है, 11 जैसे बनाएंगे आपको अपडेट कर देंगे फटाक से। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको चैप्टर 11 आसानी से मिल सके। आइए बात करते हैं, कहता है कि हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र के बारे में बात करता है। कह रहा है कि जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। कहता है कि ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। तो क्लास यहाँ पर कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको जानकारी ध्यान देना है कि हमें जानकारी किसी भी राजा के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के पहला स्रोत था क्या, तो पहला स्रोत था हमारे पास अभिलेख, मतलब हम अभिलेखों से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास सिक्का था, जिसके माध्यम से हम जानते थे कि सिक्का किसने जारी किया, कब जारी किया। तीसरा था जीवनी के बारे में, तो हम जीवनी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका किस प्रकार की जीवनी थी, कैसे कैसे काम किए गए थे, इससे भी हमें जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे कहा जाता है आगे, यहाँ पर आगे कहा गया कि उनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, जिसने संस्कृत में उनकी जीवनी को हर्ष चरित्र में लिखने का काम किया था। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का तक वर्णन किया है। तो आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने की तक का वर्णन करता है। मतलब ये हुआ कि हर्षवर्धन जब वह जन्म लिया था, उसके राजा जब तक बना था, उसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है। कहते हैं कि चीनी तीर्थयात्री जिसका नाम था स्वेन चांग, जिसके बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ रखा है, मैंने आपको डाल रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहता है। उन्होंने वहां के कुछ देखा, उनके बारे में कुछ उनके विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करने का काम किया है। तो किसने किया है, तो वह त्वेन सांग ने किया था। तो यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि इनके जो अभिलेख लिखे गए थे वो किसने लिखे थे, उसका नाम था आपका हर्षवर्धन नाम, सॉरी बाण भट्ट नाम था। क्या नाम था, तो बाण भट्ट नाम था, बाण भट्ट। और उसने जो अभिलेख लिखे थे उसका नाम क्या था, हर्षचरित नाम था, हर्षचरित नाम था। तो हर्षचरित में क्या बताया गया है, हर्षचरित्र के अंदर उनके राजा बनने तक के जीवन के बारे में बताया गया है। राजा बनने की बनने की प्रक्रिया के बारे में बताने का काम किया है। यहाँ पर आगे कहता है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर धनेसर के राजा बने थे, धनेसर के राजा बने थे।
उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। अब बात करते हैं कन्नौज के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं कन्नौज कहाँ पर है। तो आप जरा देखेंगे कन्नौज के बारे में, तो आपको कहाँ पे मिला कन्नौज, ये रहा आपका कन्नौज। तो कन्नौज के इनके जो पिता थे वो क्या थे, तो कह रहा है कि जो कन्नौज था ना वो उनके अधीन कर लिया गया था और बंगाल पर आक्रमण इनके द्वारा कर लिया गया था। कह रहा है मगध और संभवतः बंगाल को भी जीत करके पूर्व में जितनी भी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। कहता है जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ना चालू किया, तब वहां पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन की यदि बात करते हैं तो हर्षवर्धन जब वो दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिण के आक्रमण में इन्हें कौन रोकता है, तो यहाँ पर रोकने का काम जो करता है उसका एक ही नाम है और उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय नाम है। क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय नाम है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया था साउथ के भाग में जाने से। जब पुलकेशिन द्वितीय है वो कहाँ का राजा है, तो वह था चालुक्य का नरेश था, चालुक्य का नरेश, चालुक्य नरेश था। नरेश का मतलब होता है क्या, राजा होता है। कहता है भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल और नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। सिंपल सी बात है, यदि नर्मदा जाएंगे तो आपको बीच के रास्ते में क्या क्या मिलेगा, तो बंगाल से यदि जाएंगे नर्मदा तक तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। देखो आप इसको ना मैप बना सकते हो, मैप की बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये उड़ीसा है आपके साथ, यहाँ पर आपको मिल जाता है आंध्र प्रदेश और फिर मिल जाएगा आपको तमिलनाडु। तो आपको इन्हीं क्षेत्रों में मिल जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश गए होंगे। कहता है पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में बात करता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राज कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में फैला हुआ था। थोड़ा सा यदि बात करते हैं इसके मैप के बारे में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया गया है। पहला जो लिखा गया है वो है पल्लव। तो पल्लव के बारे में बताया गया है क्या, पल्लव की राजधानी, इनकी राजधानी का नाम क्या था, इनकी राजधानी का नाम था कांचीपुरम। इनका राजधानी का नाम था कांचीपुरम, इनकी राजधानी का नाम था। अब इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो कावेरी से लेकर के कावेरी नदी का जो डेल्टा था ना, तो उनके डेल्टा तक फैला हुआ था। अब यदि हम बात करते हैं इसको मैप में, तो ये देख लेते हैं मैप में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो नदी देख रहे हैं ना आप, ये जो नदी है आपकी, ये कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी का जो इलाका है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा इलाका फैला हुआ था, इन्हीं के अंडर में फैला हुआ था। अब देखो यहाँ पे बात करता है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि चालुक्य की राजधानी जो थी ना, चालुक्य का, तो उनकी राजधानी नाम थी एहोल, नाम था, क्या नाम था, एहोल। और इनका जो राज्य था, तो दूसरा जो था हमारे पास वो था चालुक्य। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका डायग्राम के बेसिस पे। तो चालुक्य की राजधानी का नाम था एहोल था, एहोल इनकी राजधानी का नाम था। और इनका जो राज्य था वह कृष्णा नदी से लेकर के आपका तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था, तुंगभद्रा नदी तक। तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कृष्णा नदी कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कृष्णा नदी ये रहा आपका, और तुंगभद्रा नदी ये रहा, तो इनके बीच के राज्य में ये पूरा का पूरा फैला हुआ था। आइए बात करते आगे, तो कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ये एहोल जो था वह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन चुका था। तो एहोल दो चीजों के तौर पे फेमस था, जो हमारे पास एहोल था ये दो चीजों के लिए फेमस था। पहला तो था व्यापारिक कंपनी के लिए फेमस था या व्यापारिक केंद्र के तौर पर फेमस था, और दूसरा ये था आपका धार्मिक तौर पर ये फेमस था। कहता है कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया गया था जो एक समृद्ध शहर के तौर पर हुआ करते थे, क्योंकि एहोल और कांचीपुरम एक ऐसी जगह थी, एक ऐसे नगर थे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों के होने से यहाँ पर ज्यादा मात्रा में बेनिफिट और लेन देन के काम हुआ करते थे। कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुआ करते थे।
कौन कौन से? देखो कह रहा है क्या, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि, जिनका नाम था रवि कीर्ति, के द्वारा लिखी गई किताब, जिनका नाम था प्रशस्ति, से पता चल जाता है। इसमें उनके पूर्वजों के बारे में बताया गया है, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताने का काम किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। किनसे? तो उनको अपने चाचा से ये राज्य मिला था शासन करने के लिए। कहता है कि रवि कीर्ति की यदि बात करते हैं तो रवि कीर्ति के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने पूरब और पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। मतलब ये हुआ कि इनका जो ये राज्य था ना, ये पूरा राज्य इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों ही जगह पर इन्होंने अपना शासन फैलाने का काम किया था। ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ गई थी। तो कांचीपुरम के शरण लेनी पड़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इस जगह को खाली कर चुका है, और खाली कर चुकने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी, मतलब कुछ ही समय के लिए इसकी विजय मिलती है। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ हो जाते हैं, और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट वंशों ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, जिसे आप 7th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा हम इसको समझने का काम करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं दक्षिण के बारे में, तो दक्षिण में आपके पास 2 राजा थे। कौन कौन से राजा थे आपके पास? तो पहले थे आपके पास पल्लव थे, और दूसरा कौन था? दूसरा था आपका अ, चालुक्य थे। और पल्लव और चालुक्य जब लड़ाई करते हैं, तो लड़ाई करने के बाद ये हार जाते हैं, और हारने के बाद इनके ऊपर विजय कौन करता है? तो राष्ट्रकूट कर लेता है। राष्ट्रकूट फिर इनको हरा देता है, और फिर राष्ट्रकूट का ही क्या होता है? तो साउथ में इनका पावर स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे 7th क्लास के हिस्ट्री में, आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव हुआ करती थी, क्योंकि गांव के विशेष पर ही इन्होंने इसमें शासन करने का काम चालू किया था। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। मतलब ये हो कि प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने आस पास के राजाओं को शामिल कर लिया। यहाँ पे कह रहा है क्या, उन्होंने जो प्रमुख कदम उठाए थे वो इस प्रकार से थे। कह रहा है क्या, कुछ प्रमुख प्रशासनिक पद अनुवांशिक बने रहे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद लेते होंगे। जैसे कि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी के तौर पर काम करता है। महादंड नायक, इसका मतलब होता है मुख्य न्यायाधिकारी, जो यहाँ पर हमारे लिए न्याय देने का काम करता है, जिसे आज के टाइम में हम CJI के नाम से भी जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ ये कुमार मात्य अर्थात एक प्रमुख मंत्री था। संधि विग्रही का अर्थात युद्ध और संधि शांति के लिए विषय में ये एक मंत्री था। तो यहाँ पर एक काम यह आ चुका है कि हरिसेन एक महादंड नायक भी था। मतलब कि हरिसेन के पास क्या कौन कौन से शासन थे, या फिर कौन कौन से उसके पास पावर था? तो पहला इसके पास जो पावर था वो था महादंड नायक। महादंड नायक का पावर था इसके पास। दूसरा इसके पास क्या था? तो दूसरा इसके पास जो पद था वो था आपका कुमार मात्य था। कुमार कुमारा मात्या। और जो तीसरा में मिल जाता है वो आपको मिल जाता है एक प्रमुख, और उनका नाम था आपका संधि संधि विग्रहिका। विग्रहिक इनको कहा जाता है। इसमें कहता है कि संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी कि प्रमुख बैंकर या शहर का व्यापारी, शर्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, और काय स्थानों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग रहा करते थे।
तो कह सकते हो कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन में जो महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, तो प्रशासन में कौन-कौन से लोगों को लगाया गया था? तो उनका नाम देखो यहाँ पे लिखा गया है। पहला जो था वो था आपके बैंकर थे, बैंकर को भी यहाँ पे काम पे लगाया गया था। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि व्यापारियों के काफिले का नेता ये हुआ करता था, जिसे प्रथम कुलीक या शिल्पकार भी कहा गया था। यहाँ पर लिपिक, यहाँ पर कह रहा है क्या, लिपिक भी प्रधान लोग हुआ करते थे। ये प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे, ऐसे बताया गया यहाँ पर। कह रहा है कि इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली हुआ करती थी, पर समय के साथ साथ इसमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्रता की स्थापना कर डाली थी। जैसे कि जिसके पास ज्यादा पावर हो जाया करता था, वो लोग अपने आप को ही कहते थे कि अब हमें अलग रहना है। तो इन लोगों ने अपने आप को ही क्या कर लिया, तो इन्होंने अपने आप को ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अर्थात ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। कहता सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने से क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, यदि अनुवांशिक रहेगा तो यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, और अनुवांशिक नहीं रहेगा तो लोगों के अनुसार इसमें बदलाव करते रहेंगे और नए नए फनकार इसमें आते रहेंगे। कह रहा है कि एक नए प्रकार की सेना, कह रहा है कि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखा करते थे। सुसंगठित का मतलब होता है एक ऐसी सेना इसमें विभिन्न प्रकार के सेनाओं के प्रकार होते होंगे, जैसे कि हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही हुआ करते थे। तो इन सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया। इन सभी लोगों का जो काम था वो सेना नायक ही किया करता था, और जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करता था। इन सेना नायकों को निश्चित नियम वेतन नहीं मिलते थे, बदले में इनसे कुछ भूमि दान दिया गया था। मतलब कि आप काम करेंगे तो काम के बदले में आपको भूमि का एक टुकड़ा दिया जाएगा। कहता है भूमि से कर वसूलते थे, जिससे कि वे सेना और घोड़ों की देखभाल किया करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाया करते थे, और इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। जैसे कि यदि यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये आपका एक खेत है, तो आपने इनकी सहायता की, तो ये जो खेत हुआ करता था, ये खेत उनको दिया गया जो यहाँ पर सेना के तौर पे काम किया करते थे। तो सेनाओं को एक खेत दिया गया। सेना ने क्या किया, यहाँ से कर वसूला, और कर का इस्तेमाल इन्होंने अपने यहाँ पर सेना को रखने का काम किया। इन्होंने अपने घोड़ों को पालने का काम किया। इसके साथ साथ इन्हीं लोगों को हथियार भी स्थापना किया गया, तो हथियार को भी लाने का काम किया इन्होंने। और इस प्रकार जब इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, तो इन्हीं सेना के लोगों को क्या कहा गया, इन्हीं को कहा गया सामंत कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें सामंत कहा गया। और ये सामंत जो हुआ करते थे, ये लोग बाद में यदि कोई राजा दुर्लभ हो गया तो ये अपने आप को क्या करते थे, तो ये व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया करते थे। इन्होंने कहा कि अब हम क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। कह रहा है दक्षिण के राज्यों में सभाएं, कह रहा है पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। जो जितने भी हमारे पास पल्लव थे उनके बारे में स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो ब्राह्मणों के जितने भी भूस्वामियों का संगठन था उन्हें हमने सभा कहा था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े अलग अलग काम, सड़क का निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखभाल करना आदि काम इनके द्वारा किया गया था। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उर नामक ग्राम सभा के नाम से या उर नामक ग्राम के होने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन टाइम में यहाँ पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन का काम जो किया गया, प्रशासन का जो कार्य किया गया था, ये प्रशासन का कार्य उर नामक सभा के आधार पर किया गया था। और ये सभा जो हुआ करती थी, इन सभाओं की यदि बात करते हैं तो ये खास करके देखा जाए तो ब्राह्मण भूस्वामियों ब्राह्मण भूस्वामियों के द्वारा इनको बनाया गया था। जिनका मेन काम था क्या, तो जिनका मेन काम था यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करना, खेतीबाड़ी करना, सड़क का निर्माण करना और मंदिरों की देखभाल करना, ऐसे कुछ काम इनको दिए गए थे। कह रहा है नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था।
इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही थी, क्योंकि इनका निर्माण होने के बाद लंबे समय तक इनको स्थानीय लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। उस जमाने में आम लोग के बारे में बात करता है, तो कहता है कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिल जाती है। इसका कुछ उदाहरण इसके नीचे दिया गया है। कह रहे हैं कि कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। तो कालिदास किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वह जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो उनके नाटक थे, उनके नाटक में संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अन्य लोग, महिलाएं प्राकृत भाषा बोला करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक नाम था अभिज्ञान शकुंतलम था। अभिज्ञान शकुंतलम इनके प्रमुख नाटक का नाम देखने को मिल जाता है। तो कालिदास ने इस प्रकार के नाटक की रचना की थी। कहता है कि एक राजा और शकुंतलम नाम की एक युवती की प्रेम कहानी अभिज्ञान शकुंतलम में बताई गई है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है, कि वहां पर किस प्रकार से एक दुर्व्यवहार देखने को मिल जाता है। कह रहे कि तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत माना करते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते हुए वे आवाज सुन करके लोग सतर्क हो जाते थे, और वो अपने आप को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से आने से बचते थे। ऐसे लोगों को फायसियान ने क्या कहा है? चंडाल कहा है। क्या कहा है? चंडाल। और चंडाल की जानकारी भारत में मनुस्मृति से मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? तो मनुस्मृति में मिल जाती है। इन्हें वर्ण व्यवस्था के अंदर जो बताया गया है, वह चौथे वर्ग में बताया गया है। ठीक है ना? इनका मेन काम था क्या? इनका मेन काम था जानवरों को और मनुष्यों को जो मर जाया करते थे, इनको जलाना, इनको जलाना, दफनाना, ऐसे कुछ काम इनको दिए गए थे। कहता है कि एक जगह बाणभट्ट के द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण इसमें दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया था। कह रहा है कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अलावा रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कि बर्तन, असबाब, जैसे कि सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान भी शामिल था, आदि विभिन्न प्रकार की चीजें इसमें शामिल हुआ करती थी। ये कह रहा है कि ये सारी चीजें ठेले गाड़ी पर या ऊंट या हाथियों पर सामान को लाद के जानवरों की पीठ पर लादा गया। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए लोग चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों को उपहार लाया करते थे। मतलब जिस गांव में गए थे, उस गांव के लोगों को इस प्रकार के सामान देना अनिवार्य था। कहता है कि तथा जानवरों को चारा भी दिया करते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश या विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां और हाथी कुचल जाते थे, जैसे कि व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इन हलचल भरे माहौल से डर करके भाग खड़े होते थे। बानभट्ट लिखता है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये लोग लड़ाई करने लग जाते थे, तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के टाइम में ये लोग बीच के आने वाले गांव को पूरी तरह से खत्म कर दिया करते थे। इसमें कह रहा है क्या? कह रहा है कि अन्यत्र। अब आप मानचित्र 6 पेज नंबर 76-77 में देखोगे कि अरब ढूंढो। आपको जो अरब मिलेगा वो हमारा अरब आपका वेस्ट एशिया में देखने को मिल जाएगा। कहता है कि सदियों से अरब यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और हम लोग अरबों से घोड़े के व्यापारी किया करते थे, घोड़े का व्यापार करते थे। अरब व्यापारी या नाविकों ने भारत के यूरोप के बीच समुद्र के व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ काफिले थे। बेदुइन के बारे में आप 11वीं क्लास की हिस्ट्री में विशेष तौर से बात करोगे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित थे, क्योंकि आपको पता है बेदुइन जो है ये लोग खास करके देखा जाए तो रेत के रेगिस्तान में रहा करते थे। तो वहां पर जाने आने के लिए आपको जहाज के तौर पे देखा जाए तो ऊंटों का इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर किया गया था, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। तो पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना करने का काम किया था। इसमें कहा जाता है कि इस तरह
ने इस तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना था और उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश लिखा गया है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बारे में विस्तार से बताया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्री और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्थिर मन के स्त्री पुरुषों के लिए, दान देने वाले के लिए, उपवास करने वाले के लिए और अपनी पवित्रता बनाए रखने वालों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वालों के लिए। इसके साथ कहता है कि अल्लाह ने इन सब के लिए एक ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया और अरब नाविकों ने इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे। मतलब कि वो लोग जानते थे कि यहाँ के आसपास के इलाकों में ये लोग रहा करते थे। अब अपने साथ साथ इस नए धर्म को भी ले आए और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। तो 13 साल बाद यहाँ पर पाकिस्तान जहाँ पर आज है वहाँ पर पहले सिंध को जीतने का काम इनके द्वारा बड़े स्तर पर किया गया था। तो क्लास आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। आज के टॉपिक में हमने कई सारी विशेष बातों के ऊपर लेके बात की है। यह वो कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।